नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मिशन मोड में सरकार। चुनौतियों से निपटने में मंत्री होंगे फ्रंटलाइन वर्कर। योगी सरकार ने लंबे समय बाद लोक भवन में संपन्न कैबिनेट की बैठक में 8 प्रस्तावों को दी हरी झंडी। अयोध्या में 400 करोड़ से बस स्टेशन और लखनऊ में 297 करोड़ से लागत से बनेगा। फिर बढ़ाई गई सीमा पर गश्त। बाईस जून तक उत्तराखंड में बढ़ा कर्फ्यू। थोड़ी बहुत दी गई रियायतें। धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है धीमी। उत्तराखंड में कोरोना के 296 नए मामले, 990 संक्रमित हुए स्वस्थ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का दिल्ली दौरा। सीएम तीरथ की केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से मुलाकात। कर्णप्रयाग रेलवे लाइन सिडकुल में बढ़ावा देने के लिए मुलाकात। केंद्रीय रेल एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से होगी बैठक। 10 बजे करेंगे प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात। आपको बता दें कि अभी हाल ही में तीरथ सिंह रावत दिल्ली गए थे और आज उनका फिर से दिल्ली दौरा है। शाम 4:45 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। पंतनगर हवाई अड्डे में उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर मुलाकात। विकास योजनाओं वन विभाग की एनओसी पर मुलाकात। उपराष्ट्रपति से सीएम की शिष्टाचार मुलाकात। 11 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से शिष्टाचार मुलाकात। 12 बजे लोकसभा अध्यक्ष से भी होगी मुख्यमंत्री की बैठक। ओम बिरला के साथ सीएम की बैठक। 1:30 बजे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ होगी बैठक। वाणिज्य को बढ़ावा देने की मुहिम है। 10 बजे करेंगे प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात। विकास योजनाओं वन विभाग की एनओसी पर मुलाकात है। उपराष्ट्रपति से सीएम की शिष्टाचार मुलाकात और 11 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से शिष्टाचार मुलाकात। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अमित दुबे जी, जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने और कहीं ना कहीं भाजपा ने अभी से कमर कस ली और जिस तरीके से भाजपा चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में मुख्यमंत्री का लगातार दिल्ली दौरा किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि तीरथ सिंह रावत क्योंकि नए मुख्यमंत्री बने हैं और जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से कई लोगों से मुलाकातें उनकी नहीं हुई है, जो कि औपचारिकताएं होती हैं। खासतौर पर चाहे राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, लोकसभा स्पीकर की बात करें, राष्ट्रपति से मुलाकात हो चुकी है और आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात होनी है 11 बजे और इसके साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी 12 बजे मुलाकात होनी है। जहां तक उत्तराखंड की योजनाओं की बात है, 2022 चुनाव की बात है, तो कई सारी योजनाएं जो केंद्र के अकॉर्डिंग ही उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट करती है, जिसे लेके तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात है। सबसे पहले पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ मुलाकात है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मुलाकात है। पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य मंत्री है, रेल मंत्री है, उनके साथ भी मुलाकात है। सिडकुल रेल परियोजना को लेकर यहाँ पे मुलाकात होती है। और दूसरा कि कुमायूं को स्मार्ट सिटी बनाने के लेके क्योंकि अब तक वहाँ पे ज्यादा काम नहीं हुआ है और उसे लेके भी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होनी है, क्योंकि तमाम तरह के फंड जो है उत्तराखंड सरकार के पास बहुत ज्यादा फंड नहीं होता है और ऐसे में केंद्र सरकार की मदद से ही योजनाएं जो है वो आगे बढ़ती है। और इस लिहाज से तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री लगातार मुलाकात कर रहे हैं, जिससे कि इलेक्शन तक काफी कुछ योजनाएं जो कंप्लीट हो जाए, जिन्हें जो वो जनता के सामने रख सकें कि आखिरकार बीजेपी सरकार ने 5 साल में क्या कुछ किया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अमित जी, जिस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन हुआ और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बनाए गए, उसके बाद से जैसे कि आपने बताया कि औपचारिक मुलाकात जो है वो नहीं हो पाई थी और कहीं ना कहीं वो भी मुलाकात हो रही है। लेकिन जिस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन जिस समय हुआ, उस समय ये कहा जा रहा था कि अंदर जो है काफी नाराजगी चल रही थी त्रिवेंद्र सिंह रावत से, जिसके बाद नेतृत्व परिवर्तन हुआ। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि विधायकों में जो कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही थी वो भी दूर की जा रही है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा?
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो या बीजेपी गवर्नमेंट रही हो, गुटबाजी जो है वो उत्तराखंड में साफ तौर पे विधायकों में नजर आती है। 70 विधायकों की असेंबली है, लेकिन उसके बावजूद जो है कई गुट वहां पे नजर आते हैं, जिसका खामियाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां भुगतती हैं। और यही एक बड़ी चीज है कि अब तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया है, और ऐसे में सरकार भी चाहती है कि तीरथ सिंह रावत जो लोगों की जो उम्मीदें हैं वो खास पे उन उम्मीदों पे खरे उतरे और उन उम्मीदों को पूरा करें, जिसकी वजह से पिछले दौरे में हमने देखा कि खासतौर से प्रधानमंत्री या तमाम लोगों से मुलाकातें हुई, या इस दौरे की बात करें कल भी कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ राष्ट्रपति सहित केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई है, और आज भी वही शेड्यूल बाकायदा चल रहा है। लगातार अधिकारियों के साथ यहाँ पे मीटिंग हो रही है, मुख्य सचिव भी साथ में आए हुए हैं, और योजनाओं का पूरा खाका जो है वो उत्तराखंड की तरफ से तैयार किया गया है, जो कि तमाम केंद्रीय मंत्रियों के सामने न सिर्फ पेश किया जा रहा है बल्कि उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इसके लिए भी पुरजोर कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अमित जी, और जिस तरीके से उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री से भी मुलाकात की, पीयूष गोयल जी से मुलाकात की, और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से भी उनकी मुलाकात है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में काफी चीजों को बढ़ावा देने के लिए ये मुलाकात कह सकते हैं कि काफी अहम है। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड का बजट बहुत ज्यादा नहीं होता है और ऐसे में सरकार के पास उतने पैसे नहीं होते हैं वो किसी भी योजना को बड़ी योजना को इम्प्लीमेंट कर सके, चाहे ऑल वेदर रिपोर्ट की बात करें या हम ट्रेन रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने की बात करें, तो तमाम योजना पर्यावरण को लेके जो खासतौर पे बांध बनाए जा रहे हैं उन्हें लेके बात करें, तो तमाम योजनाएं जो है जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि केंद्र की मदद से ही चलती है, और ऐसे में अगर केंद्र सरकार फंड जारी नहीं करती तो जाहिर तौर पर ये योजनाएं प्रभावित होंगी। अब सरकार चाहेगी कि हर हाल में केंद्र ज्यादा से ज्यादा फंड दे, क्योंकि 2022 में चुनाव होना है, और जब फंड जारी होगा तो उसके बाद ही तमाम योजनाएं पूरी होंगी, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं जो है वो 90 और 10 के रेशियो में होती है, बहुत सारी योजनाएं 70 और 30 के रेशियो में होती है। तो हर योजना के लिए ज्यादा भागीदारी जो है वो केंद्र सरकार को होती है, और यही बड़ी वजह है कि आज जो मीटिंग्स है काफी अहम है और उनके लिए भी पूरा खाका तैयार किया गया है। अमित जी, एक आखिरी सवाल और काफी अहम सवाल है कि जिस तरीके से किसान लगातार कृषि कानून बिल की वापसी को लेकर अभी भी जिस तरीके से उनका जो आंदोलन है वो चल ही रहा है, भले ही उतना ज्यादा नहीं दिख रहा हो, लेकिन फिर भी आंदोलन किसान कर रहे हैं। ऐसे में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुख्यमंत्री की ये मुलाकात काफी अहम हो सकती है। देखिए, किसान आंदोलन की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार चल रहा है। केंद्र सरकार अगेंस्ट जो है वो किसानों में काफी रोष है, लेकिन केंद्र सरकार इसे नहीं मानती। सरकार साफ तौर पर है कि छिटपुट लोग हैं, छिटपुट किसान है जो कि अपने चीजों को प्लान कर रहे हैं, और प्लानिंग के हिसाब से ही ये सारी चीजें हो रही है। आम जो किसान है वो खेतों में काम कर रहा है, सरकार की नीतियों से खुश है, और यही बड़ी वजह है कि कई सारी मीटिंग्स हुई और उन मीटिंग के बाद भी कोई हल नहीं निकला। आखिरी राउंड में जब किसानों ने ये कह दिया कि सरकार पहले कृषि बिल वापस ले, उसके बाद ही बात होगी, और वहां से बात खत्म हो गई। सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया कि कृषि बिल वापस नहीं होगा, भले ही किसान बात करना चाहे या ना करना चाहे, जिस वजह से वार्ता निरस्त हो गई थी। किसान आंदोलन अपनी जगह पे है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उत्तराखंड सरकार चूंकि नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बने हैं और ऐसे में उन्हें अपनी परफॉर्मेंस साबित करनी है, खासतौर पर जबकि चुनाव नजदीक है, बहुत ज्यादा समय उनके पास नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि जब से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बने हैं तब से उनकी मुलाकात जो है वो केंद्रीय मंत्रियों से नहीं हो पाई थी। एक औपचारिक मुलाकात करने के लिए भी वो दिल्ली गए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड में को विकसित करने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बैठकें भी हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में इस बार मानसून की दस्तक से किसानों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। मानसूनों की संभावित बारिश होते ही स्थानीय किसानों को धान की पौध रोपाई करनी और बड़े किसान रोपाई के लिए खेतों की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि छोटे किसान अभी तक पौधे की बुआई ही कर रहे हैं। हरिद्वार जिले के किसान गन्ने के बाद सबसे ज्यादा खेती धान व गेहूं की करते हैं। सुभाषगढ़, तिगरी, बुक्कनपुर, सहीपुर, यहियापुर, हस्तमौली सहित लक्सर व खानपुर के 20 ऐसे गांव हैं जहां पर पंजाब से विस्थापित होकर आए सिख किसान परिवार बसे हुए हैं। ये परिवार सबसे ज्यादा धान ही उगाते हैं। धान को दूसरी फसलों की अपेक्षा पानी की जरूरत ज्यादा होती है, लिहाजा अधिकांश किसान इसकी रोपाई के लिए मानसूनी बारिश का इंतजार करते हैं। इस बार उत्तराखंड में समय रहते मानसून का प्रवेश हो गया है। देखिए, मानसून बताया जा रहा है, मानसून आ चुके हैं। अब हमें अपने खेतों में जो है धान की फसल लगानी है। इसके लिए इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। अगर समय से मानसून आते हैं तो उसके लिए हमें लागत कम लगेगी, वरना अगर समय से बारिश नहीं होती है तो इसके बाद हमें अपने सीमित साधनों से खेतों में पानी देना पड़ेगा, जिससे लागत अधिक होगी और मुनाफा कम होगा। मानसून से देखो, एक तो बहुत बड़ा फायदा है। मानसून से धान की फसल लगेगी। अब धान की फसल को जो सिंचाई ज़्यादा चाहती है, ज़्यादा चाहने के लिए अगर बारिश हो जाए तो उसमें सिंचाई भरपूर मात्रा से हो जाए, अन्य अपने संसाधनों से करनी पड़े। और उसमें डीजल बहुत महंगा है, जो हर किसान उपलब्ध नहीं कर सकता। और अब बात करेंगे हरीश प्रीतम पर 2022 का दारोमदार। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी प्रदेश कांग्रेस की कद्दावर नेत्री डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के असामयिक निधन से कांग्रेस सदमे में है। इसे नियति की मार ही कहेंगे, क्योंकि अपने जिन क्षत्रपों के दम पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी, उनमें से एक क्षत्रप इंदिरा हृदयेश नहीं रही। सियासी जानकारों का मानना है कि अब कांग्रेस की पूरी चुनावी सियासत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह पर केंद्रित हो गई है। ऐसी संभावना है कि कांग्रेस आला कमान अब राज्य में हरीश रावत का ज्यादा उपयोग करेगा। इंदिरा का अवसान कांग्रेस आला कमान के लिए भी यह एक बड़ी क्षति है। दरअसल एक दिन पहले ही पार्टी प्रभारी देवेंद्र यादव ने पार्टी के तीनों क्षत्रपों पूर्व मुख्यमंत्री व एआईसीसी के महासचिव हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरने का पाठ पढ़ाया था। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया और कांग्रेस के लिए और उत्तराखंड की राजनीति के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है। अब बात करें अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की, तो जिस तरीके से इंदिरा हृदयेश तैयारी कर रही थी 2022 के विधानसभा चुनावों की, ऐसे में इंदिरा हृदयेश का जाना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्षति है। और अब दारोमदार जो है वो प्रीतम सिंह और हरीश रावत पर आ गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन अभी 2 दिन पूर्व ही हुआ और जिस तरीके से वो विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी कर रही थी, जिस तरीके से वो जनता के मुद्दों को मुखरता के साथ उठा रही थी, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं से जुड़ा मुद्दा हो, जिस मुखरता के साथ उठाती थी, तो कहीं ना कहीं उनके निधन से कांग्रेस को एक बहुत बड़ी क्षति हुई। और अब जो दारोमदार है 2022 के विधानसभा चुनाव का, वो हरीश रावत और प्रीतम सिंह पर आ गया है। क्या कहना है? बिल्कुल यशी, मैं पहले तो ये बताऊं कि जो दुखद एक घटना जो है वो हुई है और डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जो है कल पंच तत्व में वो विलीन हो चुकी है और काफी दुख का जो है प्रदेश में ये माहौल जो है कल का रहा है, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों में, तमाम राजनीतिक पार्टियों में कहें, क्योंकि वो ऐसी नेता थी कि जिनका
जिनके बारे में जो व्यक्तिगत तौर पे भी जो उनसे मिलता था तो शायद हो सकता है कि वो उन्हीं का हो जाता होगा। तो उसी तरीके से उनका एक व्यवहार जो है वो हमेशा याद रहेगा और उसकी वजह से इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एक बड़ी क्षति जो है वो कांग्रेस को जो है वो हुई है, क्योंकि दिग्गज नेता जो है कुमाऊं से जो है इंदिरा हृदयेश रही है और काफी पुराना जो है नाता और काफी समय जो है उनको कांग्रेस में हो चला था और मुख्यमंत्री के चेहरे का एक कहा जा सकता है कि एक चेहरा थी वो, और यूपी से लेकर उत्तराखंड की राजनीति को भली भांति उन्होंने अच्छे तरीके से देखा है। यानी कि हरीश रावत की भी अगर हम बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, तो वो भी कांग्रेस में जो है राजनीति में जो है वो इंदिरा हृदयेश जी के बाद ही आए थे, लेकिन चेहरे की बात होती है। और दूसरा अब करते हैं हम राजनीतिक पहलू की बात, तो राजनीतिक पहलू में 2022 के जो आगामी चुनाव आने जा रहे हैं, तो तमाम जो पार्टियां हैं, खासतौर से कांग्रेस जो है इस समय बिल्कुल एक्टिव मूड में दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ कमियां थी पार्टी में, एकजुटता जो है वो यशी नहीं दिखाई दे रही थी। लोग आपस में ही पार्टी में जो है अंदरूनी कलह की वजह से जो है एकजुटता ना दिखने की वजह से जो है कहीं ना कहीं भारी नुकसान जो है वो यशी पार्टी को हो रहा था। तो कहीं अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली में देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में जो है इन बैठक हुई। इन तीनों जो दिग्गज नेता हैं, इन तीनों दिग्गजों को बुलाया गया और बाकायदा उनको समझाया गया कि कोई पार्टी का चेहरा, यानी कि पार्टी का जो 2022 का जो चुनाव होगा उसमें कोई चेहरा ऐसा नहीं होगा कि किसी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए। और दूसरी बात यह है कि सभी जो है पार्टी में मिलजुल करके काम करें, क्योंकि अब समय बहुत कम है और प्रेजेंटेशन जो है कांग्रेस को जमीनी तौर पे दिखाना है। तो यही एकजुटता बनाने के लिए जो है उनको सभी को जो है वहां पर बुलाया गया। 2 दिन की ये बैठक थी, लेकिन जो घटना परसों हो चुकी थी उसकी वजह से जो है सब चीजें जो है वो वहीं की वहीं धरी रह गई। लेकिन बहरहाल जो चुनाव है आगे 2022 के, तो उसमें कहीं ना कहीं अब कहा जा सकता है जिस तरीके से डॉक्टर इंदिरा हृदयेश अब इस दुनिया में नहीं रही, तो अब एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो है उनके दावेदार कंधों पर जो है वो रहेगी और बड़ी जिम्मेवारी के साथ उनको 2022 के चुनाव में जो है वो अपना रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं वहां पर दिखाना है, जनता को बताना है और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के चलना है। बिल्कुल राजेश जी, मैं आपका ध्यान उस तरफ भी केंद्रित करना चाहूंगी। जिस मीटिंग में शामिल होने के लिए इंदिरा हृदयेश जी गई थी, वहां पर एक बात स्पष्ट कर दी गई थी कि एकता के साथ 2022 के चुनाव को लड़ा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस में अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति हो सकता है। बिल्कुल विजयशी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि और यही वजह है कि अभी तक अगर हम बात करें तो भले ही भाजपा को जो है 5 साल पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माहौल है कहीं ना कहीं एक जैसे जैसे चुनावी दौर आ रहे हैं तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सक्रियता जो है वो दिखा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब पार्टी के अंदर ही जो एकजुटता नहीं होगी और जो बड़े नेता हैं, जो आपसी में कांग्रेस में जो बड़े दिग्गज नेता हैं, इनकी अगर पॉलिसी एक साथ नहीं जुटेगी तो आने वाले जो चुनाव है 2022 के जो चुनाव है वो बेहद ही इनके लिए निराशाजनक हो सकते हैं। इसीलिए यही वजह थी कि जो पार्टी में अंदरूनी जो कलह चल रहा है उसको एकजुट करना, उसको समझाना और किस तरीके से आगे की पॉलिसी के हिसाब से चलना है। तो वो तमाम चीजों को लेकर के जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली में बैठक थी, लेकिन जो है ये बैठक का सिलसिला जो है लगातार अभी जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल की 2022 के जो चुनाव है उसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के सामने जो है बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब कुमाऊं से लेकर के बात करें और गढ़वाल साइड से बात करें तो तमाम जो राजनीतिक दल है वो पहले से यहाँ पर जो है सक्रिय है, चाहे उसमें भाजपा की बात करें, मौजूदा सरकार की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी। बिल्कुल राजेश जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये एक टफ टाइम है और जिस तरीके से इंदिरा हृदयेश का निधन हुआ, कहीं ना कहीं अब उन्हें और मेहनत करने की जरूरत है 2022 के चुनावों को लेकर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर हम बात करें हरीश प्रीतम पर 2022 के विधानसभा चुनाव का दारोमदार है।
और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो है हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी अधिकांश बच्चों को ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए रोजाना पहाड़ के करीब 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी में जाना पड़ रहा है। कई गांवों में मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम है। इन बच्चों ने अब तो बकायदा गोले बनाकर अच्छे नेटवर्क वाले स्थान चिन्हित कर लिए हैं। बच्चे रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच यहां पहुंचते हैं। नेटवर्क खराब होने से छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है। वहीं मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट देते ही बड़ी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया, जिसके चलते सरकार को लॉकडाउन जैसे कड़े कदम उठाने पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन बच्चों का भविष्य खराब न हो इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी। ऑनलाइन व्यवस्था लागू होते ही बच्चों की पढ़ाई शुरू तो हो गई, लेकिन पहाड़ के कई क्षेत्रों में इंटरनेट की व्यवस्था सुचारू रूप से न होने पर बच्चों को पढ़ाई के दौरान कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रश्मि बोरा है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। हमारे वहाँ इंटरनेट ना पकड़ने के कारण हम दूर पहाड़ी के ऊपर ऑनलाइन क्लास पढ़ने जाते हैं। मेरा नाम साक्षी बोहरा है, मैं क्लास 3 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम दर्पण चिल्ड्रन गार्डन हल्द्वानी है। हमारे गांव में इंटरनेट ना पकड़ने के कारण हम एक ऊंची पहाड़ी पर ऑनलाइन क्लास पढ़ने जाते हैं। उजिशा बोहरा है, मैं क्लास 1 में पढ़ती हूँ। हमारे गांव में नेट नहीं चलने के कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। वहीं बच्चों के मोबाइल से जंगल में जाकर पढ़ाई कराने वाले समाज सेवी नंदन सिंह के मुताबिक गांव में सालों से नेटवर्क की समस्या है। अधिकारियों से लेकर विधायक, सांसद तक के शिकायत पर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो वहीं बीएसएनएल के प्रधान महाप्रबंधक संजय कुमार सिंह ने भी माना कि पहाड़ के कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा सुचारू रूप से न होने पर बच्चों को पढ़ाई करने में काफी दिक्कतें आती हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए बीएसएनएल नई टेक्नोलॉजी की शुरू करने जा रहा है। हमारे क्षेत्र में हलसू कोरड़ में बीएसएनएल का टावर लगा हुआ है, जो कि जिस पे कि इंटरनेट वगैरह नहीं चलता है, और कई मर्तबा तो यहाँ बारिश वगैरह होने पर वो टावर वगैरह बंद रहता है। उसकी सूचना हम उच्च अधिकारियों को भी प्रेषित करते हैं। उसके बाद 2-3 दिन के बाद वह सुचारू रूप से फोन कॉलिंग के लिए चालू होता है। और इंटरनेट की व्यवस्था के लिए हमने कई बार अपने क्षेत्रीय सांसद माननीय अजय भट्ट जी को, क्षेत्रीय विधायक माननीय संजीव आर्या जी को व कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसकी लिखित व मौखिक सूचना दी है कि इसमें इंटरनेट व्यवस्था चुस्त दुरुस्त किया जाए, पर आज तक इसका कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। इस कारण हमारे नौनिहाल न तो ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ पाते हैं। काल में इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंसी हमारे सभी लोगों की बढ़ी है, क्योंकि हमारे जो उपभोक्ता हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बच्चे जो हैं वो अपनी क्लासेस ऑनलाइन उनकी हो रही हैं। और जहां तक बीएसएनएल की बात है तो बीएसएनएल अपना नेटवर्क पूरे कोरोना काल में हम लोगों ने दुरुस्त रखने की पूरी कोशिश की है। हमारी जो टीम है, हमारे कर्मचारी सभी दिन रात इसी लगे हुए हैं कि जो नेटवर्क है उसको बेहतर किया जा सके, जिससे कि हमारे उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके साथ साथ जो मोबाइल है, आपको पता है कि बीएसएनएल 3G की सेवाएं दे रहा है, और निश्चित रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर कवरेज की दिक्कतें हैं।
और इसके साथ ही साथ BSNL ने 2 नई चीजें शुरू की हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक है OFC पे आधारित BSNL फाइबर, जिससे कि हम घरों में फाइबर पहुंचा रहे हैं, जिससे कि इस टाइप की जो हमारे उपभोक्ताओं की जरूरतें हैं, चाहे उनकी ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की हैं या खुद का वर्क फ्रॉम होम है, उसको वो बेहतर तरीके से कर सकें, जिसमें कि 200 Mbps तक की स्पीड नेटवर्क मिल रही है। पहाड़ों में इंटरनेट व्यवस्था सुचारू न होने से बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। अब विपक्ष ने भी सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने हमेशा ही डिजिटल इंडिया की बात की, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में दूर दूर तक मोबाइल टावर नहीं है। ऑनलाइन क्लास के दौरान बच्चे परेशानियों से जूझ रहे हैं। डिजिटल इंडिया की बात करने वालों को आज इस बात पर सोचना चाहिए कि जब आप ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान कर रहे हैं तो ऐसे में आपकी नेटवर्किंग उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारे धारचूला मुंशारी चले जाइए, चाहे हमारे चोपता बागेश्वर चले जाइए, चंपावत चले जाइए, कहीं कोई नेटवर्क नहीं है। इनफैक्ट रानीखेत के कई इलाकों में कोई नेटवर्किंग नहीं है। तो ऐसे में बच्चे कैसे अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखेंगे, इस तरफ भी सरकार का ध्यान निश्चित रूप से जाना चाहिए। वहीं बीजेपी की माने तो हमेशा से ही इंटरनेट को सुचारू रखने के लिए प्रयासरत है। बहुत कम क्षेत्र ऐसे हैं जहां तक इंटरनेट से जुड़ी समस्याएं आती है। कई बार मौसम खराब होने के चलते भी परेशानियां बढ़ती हैं। ऐसा नहीं है, हमारे राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थिति होने के कारण ऐसा होना भी स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम नेटवर्क की बात करें तो आज हमारे उत्तराखंड राज्य में लगभग कोई बहुत ही कम क्षेत्र कोई गांव छूटा हो जहां पर नेटवर्क की समस्या, लेकिन मौसम के कारण भी कभी कभी इस तरह की कठिनाई आती हैं। लेकिन हमारी मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार में अपने दूरसंचार मंत्री उनसे भी बात करके इस तरह की जो भी समस्या है उनके समाधान के लिए उनका समाधान होने जा रहा है और वो इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। सरकार एक और 5G की टेस्टिंग कर रही है, तो वहीं हमारे जो नैनीताल जिले के दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लगभग 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करके नेटवर्क ढूंढने के लिए जाना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार जो दावे कर रही है वो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में कितने सच साबित हो सकते हैं। ये आपके सामने जो तस्वीरें हैं आप ये खुद देख सकते हैं। कांता पाल, के न्यूज़, नैनीताल। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव,